मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो नया जमाना के नाम से हम लोग चलाते हैं उसमें एक विषय पर बहस चलाई दोस्तों के बीच में कि दहेज प्रथा को लेकर। उस ग्रुप में अनेक किस्म के लोग हैं, पत्रकार भी हैं, शिक्षक भी हैं, छात्र भी हैं, और जाहिर है कि उसमें तरह तरह की लोगों ने राय व्यक्त की, अपनी अपने अपने तरीके से लोगों ने देखा। मेरा अभी भी ये मानना है कि भारत की जो सबसे ज्यादा ज्वलंत सामाजिक समस्याएं हैं उनमें से दहेज प्रथा एक प्रमुख समस्या है, और खासतौर पर ये जो शिक्षित वर्ग है और ये धीरे धीरे इसका समस्या का जो पैर है वो गरीबों में ही फैला है। मैं ये भी मानता हूं कि इस पर विचार करते समय ये दहेज प्रथा के सवाल पर विचार करना बेहद जरूरी है। ये वहां पर बहुत सारी राय रखी गई और हम लोगों ने अपने एक दूसरे की राय रखी। मैंने भी अपनी राय रखी वहां लास्ट में। बाद में मुझे लगा कि ये चीज हमें फेसबुक पर शेयर करनी चाहिए कि फेसबुक पर मैं निजी तौर पर इस मसले को किस तरह से देखता हूं। इसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं क्योंकि ये एक बड़ा मसला है। दो एक चीजें तो बहुत ही व्यवहार के अनुभव की मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली चीज ये कि हिंदी में बहुत ही प्रबुद्ध लेखक हैं और बहुत अच्छे लेखक हैं, प्रगतिशील, जनवादी, तमाम किस्म की रंगत के, मॉडर्निस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट, सभी तरह के लेखक हैं। हिंदी में बहुत अच्छे कहानीकार, कवि, दर्जनों लोग हैं। नई पुरानी पीढ़ी के सभी लोग हैं और हिंदी में बड़े पावरफुल साहित्यिक आंदोलन भी चले हैं, जिसे हम लोग हिंदी में नई कहानी के आंदोलन के नाम से जानते हैं। उस नई कहानी के आंदोलन के जो पुरोधा थे उन पुरोधाओं ने कभी भी जो अपने पास की जो सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्या, उन पर बहस नहीं की। मेरे लिए मिस्ट्री है कि हिंदी की कविता के जो प्रगतिशील लेखक हैं, मेरा इशारा केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर, त्रिलोचन, ये तमाम जो बड़े लेखक हैं, मेरे लिए मिस्ट्री है कि आखिर इनके जेहन में कभी ये दहेज समस्या का प्रश्न क्यों नहीं सामने आया। ऐसा नहीं कि दहेज समस्या उनके सामने शुरू नहीं हो गई थी, लेकिन उतनी पावरफुल नहीं थी। जिस समय वो आंदोलन शुरू हुआ था उतनी पावरफुल नहीं थी। लेकिन दूसरी एक समस्या और थी जो किसी के साथ जुड़ी हुई थी, वह थी बाल विवाह की समस्या। ये दो बहुत बड़ी समस्याएं हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर, और ये बाकी जगह भी फैली हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि आजादी के पहले के साहित्य में, आजादी के पहले के समाज में दहेज प्रथा का जिक्र नहीं मिलता। मैंने अपनी दादी से बात की थी, उसकी कैसे शादी हुई। मैंने उससे मेरी दादी की जो बहनें थी उनकी शादी का अनुभव पूछा। कभी किसी ने ये बात मेंशन नहीं की कि कोई दहेज का लेन देन उस समय था। मैंने जितना साहित्य पढ़ा है, आलोचना पढ़ी है, संस्कृत का साहित्य पढ़ा है, उसका धर्मशास्त्र पढ़ा है, वो तमाम चीजें पढ़ी हैं, कहीं पर भी दहेज का जिक्र नहीं मिलता। ये एक अद्भुत चीज है कि दहेज का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन दहेज हमारे समाज में आ गया और खासतौर पर हिंदू समाज में आ गया। वो कैसे आया, कैसे उसने समाज को प्रभावित किया और बाकी धर्म के मानने वालों को भी प्रभावित किया।
मैं तकरीबन 30 साल कलकत्ते में रहा, बंगाल का करीब से अध्ययन करने का, उसे जानने का मौका मिला। मैंने बंगाली समाज में भी दहेज प्रथा के दर्शन नहीं किए। लोग जाते हैं, खाना खाने गए, अपने वो अपनी स्वेच्छा से कोई चीज दे आए, गिफ्ट दे आए, कोई दे आए, वो एक अलग चीज है। लेकिन परिवार में दहेज देने की प्रथा वहां पर भी लंबे समय से नहीं है। इधर कुछ हो सकता है, कुछ जगह ये चीज दिखाई दी हो लोगों ने, जैसे एक आध दो लोगों ने कहा मुझसे, लेकिन वहां पर भी ये फिनोमिना नहीं है। लेकिन मजेदार बात यह है कि केरल जो सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है, साउथ में जहां सबसे ज्यादा विकास हुआ है, वहां पर भी दहेज है और मोटा दहेज है। मेरे एक जेएनयू का दोस्त मुझे मिला है हैदराबाद में, कुछ साल पहले ही घटना है ये। तो मैंने अचानक पूछा उससे कि भाई क्या हाल है तुम्हारे, क्या कर रहे हो आजकल? अरे बोले कुछ मत पूछो यार, बहुत बुरी हालत है। तो मैंने कहा कुछ तो बताओ। वो जेएनयू से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एमफिल किया था। तो उसने कहा कि यार मेरी शादी हुई। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, शादी हुई तो इसमें दिक्कत क्या है? बोले कि नहीं, शादी हुई और शादी में दहेज में 400 ट्रक मिले। 400 ट्रक। अब वो सारा समय सिर्फ ड्राइवर, कंडक्टर, इनसे वसूली में लगा रहता है। बोले मेरा पढ़ना लिखना बेकार हो गया। उसके साथ एक और लड़का था जो पढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा वो कहा है तेरे साथ का जो तेरा रूममेट हुआ करता था? तो बोला कि मेरे रूममेट की तो हालत और भी मजेदार है, बुलाता हूं। तो उसने फोन किया, बुलाया, हम एक कॉफी हाउस में बैठे हुए थे हैदराबाद में। और वो आया तो उसने और भी मजेदार बात बताई। जो दूसरा लड़का आया, ये दोनों जेएनयू के पढ़े लिखे लड़के हैं। उसने कहा मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे एक इंजीनियरिंग कॉलेज दहेज में दे दिया। आंध्रा में पढ़े लिखे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर, डॉक्टर, इनका सामान्य रेट, और अगर कहीं विदेश जा रहा है तो उसका रेट बहुत हाई है, कई करोड़ों में। केरल में बड़े पैमाने पर जो शिक्षित, सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है, वहां जो स्त्रियों की शादी हो रही है और शादी में जो जिस तरह का लेन देन हुआ है, उसके डिटेल्स, मैं 3 बार केरल गया हूं घूमने, और मैंने 3 बार नीचे जमीनी स्तर पर लोगों से, विभिन्न लोगों से तरह तरह से बात की है, और एक लेमैन की तरह बात की है जानने के लिए। केरल में भी यही चीज, बड़े पैमाने पर लड़कियों की शादी हो रही है, लेकिन दहेज के लेन देन के जरिए। हर लड़की के अंदर सोने का प्रेम देखने लायक है वहां। वही चीज आंध्रा में, वही चीज तमिलनाडु में। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो शिक्षा के साथ में इस प्रथा के उन्मूलन की बात करते हैं, वे इस बात को क्यों नहीं नोटिस लेते कि जो शिक्षित लोग हैं। एक और चीज मैं बताऊं आपको, बहुत मजेदार चीज। हमारे एक टीचर थे जेएनयू में, प्रोफेसर चिंतामणि। उन्होंने एक बहुत मजेदार बात बताई जब हम पढ़ते थे। ऐसे ही बात चल रही थी, और ये विषय मेरा बहुत ही फेवरेट विषय रहा है, जिस पर मैं लगातार बात करता रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पर बात करना, ज्यादा से ज्यादा इस पर समय खर्च करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा मानना है कि यह बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा ही, ये मैं बात बता रहा हूं 1980-81 की। और ये जो मैंने हैदराबाद का अनुभव बताया, ये इधर का बताया मैंने पिछले 15 साल पहले का। प्रोफेसर चिंतामणि ने एक बहुत मजेदार बात बताई मुझे। 80-81 में आंध्रा में जो अखबार में मैट्रिमोनियल विज्ञापन छपते थे, उन विज्ञापनों में साफ साफ लिखा रहता था कि जेएनयू में पढ़ने वाली लड़कियां अप्लाई न करें। सोचिए, अब मैं इधर हिंदी भाषी क्षेत्र में आप लौट के आइए। मैंने बंगाल में कई शादियां अटेंड की, लेकिन आमतौर पर जो शादी मैंने मध्य वर्ग के लोगों की, निम्न मध्य वर्ग के लोगों की अटेंड की, उनमें मैंने दहेज नहीं देखा, दहेज की बातें नहीं सुनी। वे जो कुछ है वो थोड़ा बहुत जो कुछ देना होता है, कुछ सोना वोना, कुछ चीज,
तो वो बेटी के लिए दे देते हैं, वो स्त्री धन के तौर पर, लेकिन वो दहेज के तौर पर वहां कोई लेन देन नहीं होता। दहेज का लेन देन दहेज के तौर पर सौदेबाजी लड़की और लड़के की, वो नॉर्थ में भी है, वो साउथ में भी है, और बहुत पावरफुल है। साउथ में तो और भी ज्यादा रेट हाई है। अगर विदेशी लड़का है, विदेश में पढ़ता है या नौकरी करता है लड़का, तो उसका रेट बहुत हाई है। परिवार कितने खुश हैं, कितने सस्टेन किए दहेज से लिए हुए परिवार, यह देखने लायक चीज है। केरल में दहेज देकर जिन लड़कियों ने शादी की, उनमें से बड़ी संख्या में लड़कियों की शादियां टूट गईं। जो लोग ये सोचते हैं कि दहेज देके खुशियां बटोरी जा सकती हैं, वे इल्यूजन में हैं। दहेज देके खुशियां नहीं बटोरी जा सकती। क्या वजह है कि लोग दहेज देना और लेना पसंद करते हैं? कानून है इसके खिलाफ। कानूनन यह चीज लिखी हुई है कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। मैंने जो पिछली बार एक बात कही थी आपसे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उसे। हमारे यहां समाज में रहने वाले लोगों की संविधान के अनुसार रहने की और जीने की आदत नहीं है। हमारे यहां साधारण नागरिक का जो माइंड सेट है, वो माइंड सेट इस बात से तय होता है कि वो कितना कानून के बाहर रहता है। तो वो अपनी तमाम किस्म की रूढ़ियां, सामाजिक विकृतियां, सामाजिक कुसंस्कार, जितनी अनसाइंटिफिक चीजें हैं, वे इन सबको लेकर वह लगातार संविधान में निर्देशित जो चीजें हैं और बातें, उनका उल्लंघन करता रहता है। उसका माइंडसेट, उसका पूरा का पूरी मनोदशा, मध्य वर्ग की, एक साधारण आदमी की मनोदशा इसी बात से बनाई गई है। फिर भी यह एक समस्या अपनी जगह है कि आखिर दहेज लोग लेते क्यों हैं और दहेज आया कैसे। और इससे भी बड़ी बात यह कि जब दहेज से हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर लोग दहेज से प्रभावित हो रहे हैं, दहेज से लड़कियों की हत्या हो रही है दहेज की वजह से, इसके बावजूद दहेज पर कोई बहस नहीं है। सामान्य तौर पर हमारे यहां जो विभिन्न समुदाय हैं, वो चाहे किसी भी जाति और धर्म के मानने वाले हों, उनमें दहेज धीरे धीरे पैर पसार चुका है। कहीं वो देर से पहुंचा है, कहीं वो जल्दी पहुंचा है। हिंदी भाषी क्षेत्र में बहुत स्ट्रांग है, मैं जहां रहता हूं उस शहर में बहुत स्ट्रांग है। तो दहेज एक अपने आप में एक समस्या तो है। सवाल यह, इस पे बात क्यों नहीं करते लोग? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये आया क्यों? मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं नहीं जानता कि कितना आप लोग इससे सहमत होंगे, मेरी व्यक्तिगत राय है कि दहेज की शुरुआत हुई इसलिए कि हमारे यहां जो आधुनिक परिवार है, वो आधुनिक परिवार टूट रहा है, एकदम बिखर रहा है। डेमोक्रेसी के आने के बाद में एक नए किस्म के आधुनिक परिवार को बनाने की जरूरत थी, जो हमने नहीं बनाया। और जब हमने आधुनिक परिवार नहीं बनाया तो, और वो परिवार बिखर रहा था, तो इस बिखरते हुए परिवार को कैसे पर्दादारी करके रोका जाए, सारे दांव इसी पर लगे हुए हैं। वही परिवार कैसा है जिसमें हम लोग रहते हैं? यह परिवार कैसा है? इस परिवार में पिछले कई 100 साल से कंटिन्यूअसली दो चीजें घट रही हैं। एक तो यह कि इस परिवार में जो स्त्री है वो सबऑर्डिनेट है, और दूसरी चीज यह है कि परिवार में परपीचुअली, कंटिन्यूअसली उसके खिलाफ में वायलेंस की घटनाएं घट रही हैं, उसके ऊपर प्रेशर है।
ये दो चीजें पहले से थीं जो कि डेमोक्रेसी के बाद भी परिवार में चली आई, लेकिन शिक्षा के प्रचार प्रसार और दूसरी चीजों के आने से और लोकतांत्रिक संरचनाओं के आने से, लोकतंत्र की अवेयरनेस के बढ़ने से परिवार के विघटन की प्रक्रिया और तेज हुई। और इस विघटन की प्रक्रिया को और परिवार में जो अंदर जो वायलेंस है, ये दहेज हत्या तो दिखाई दे रही है आपको, लेकिन दहेज हत्या के पहले से एक वायलेंस है परिवार के अंदर। और भारत में ही क्यों, और दूसरे देशों में भी, अमेरिका में भी, जहां दहेज नहीं है वहां पे भी वायलेंस है, जिसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं हम लोग, घरेलू हिंसा कहते हैं हम लोग। दहेज प्रथा और दहेज प्रथा से जनित जो हिंसाचार है वो बेसिकली आपके घरेलू हिंसाचार का हिस्सा है। घरेलू हिंसाचार के जरिए अमेरिका में भी लगातार लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं। दूर मत जाइए, अभी जस्ट ये कोरोना के पीरियड की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ब्रिटेन में एक संस्था है, आप में से कोई चाहे तो गार्जियन में देख ले, वो रिपोर्ट है गार्जियन अखबार में। जो संस्था सिर्फ इसी बात का अध्ययन करती है कि स्त्रियों के साथ में जो हिंसाचार होता है, घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, उसी की वो ऑडिटिंग करती है, रिकॉर्ड रखती है। तो मालूम पड़ा कि कोरोना पीरियड में जो लॉकडाउन हुआ ब्रिटेन में, उस लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज्यादा औरतों के खिलाफ में वायलेंस हुआ। तेईस मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में जो लॉकडाउन हुआ उसमें 16 औरतों की हत्या हुई ब्रिटेन में। ये वे औरतें हैं जो बाल बच्चेदार हैं। जिस संस्था ने यह काम किया, उस संस्था ने कहा कि हमने पिछले 10 साल का इसी पीरियड का डाटा निकाल के देखा, तो हमने देखा कि इस अवधि में औसतन 5 औरतों की हत्या होती थी, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में, इस पीरियड में 16 औरतों की हत्या हुई। और अमेरिका में भी लॉकडाउन पीरियड में, इस दौरान कोरोना के पीरियड में बड़े पैमाने पर स्त्रियों के साथ में हिंसाचार की घटनाएं घटी हैं। तो इस मामले में तो हम अमेरिका और ब्रिटेन के साथ हैं। यानी घरेलू हिंसा के मामले में हमारे यहां जो संस्कृति का स्तर है वो ब्रिटेन और अमेरिका के बराबर है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम उनसे आगे हैं। कोई तो जगह है जहां हम उनसे आगे हैं। ब्रिटेन में जिस तरह से औरतों को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, जैसे कि ब्रिटेन की बारे में गार्जियन ने लिखा कि वहां एवरेज 5 औरतें मरी उस पीरियड में, और सप्ताह में 2। अमेरिका में जो घरेलू वायलेंस है उसके जरिए जब औरत मरती है, कितनी औरतें मरती हैं सप्ताह में? रोज कितनी मरती हैं? 4 महिलाएं डेली जान से मारी जाती हैं अमेरिका में। अमेरिका ब्रिटेन की अच्छी बात क्या है कि वहां हर चीज की ऑडिटिंग होती है, रिकॉर्ड रहता है। हमारे यहां तो ऑडिटिंग ही नहीं। हां, एक और चीज है, बहुत ही मजेदार है, सुन के आपको आश्चर्य होगा। हमारे यहां जो घरेलू हिंसा में औरतें मारी गईं, उन औरतों के मारे जाने के बारे में जो लोगों ने रिसर्च किया, अध्ययन किए, उसमें यह पाया गया, खासतौर पर दहेज की वजह से जो लोग लड़कियां मारी गईं, वे ज्यादातर लड़कियां या तो स्टोव से जल के मरी या खाना बनाते हुए मरी। बार बार पुलिस ने यही लिखा, खाना बनाते हुए जलकर मर गई।
लेकिन जब तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा वो मरी कब? आधी रात के बाद। दोनों में से एक चीज सही हो सकती है। आधी रात के बाद क्या खाना बनता है हमारे घरों में? नहीं। तो हमारे यहां गैस से या केरोसिन से डाल के जला देते हैं। ब्रिटेन में और अमेरिका में फर्क यह है कि वहां केरोसिन का इस्तेमाल नहीं करते, वहां सीधे गोली मार देते हैं। तो एक नया फिनोमिना जो कि घरेलू हिंसा का फिनोमिना है, वो इतना प्रबल फिनोमिना है कि हमने कभी उस पर खुल के बात करने की जहमत ही नहीं उठाई। पचपन दिन हो गए, दहेज हत्या बंद हो गई क्या? खबर नहीं है। जैसे बाकी मामले रफा दफा किए जाते हैं, छिपाए जाते हैं, दहेज हत्या के मामले भी भारत में छिपाए जाते हैं। जैसे भारत में पुलिस घरेलू हिंसा के मामलों को छिपाने में मदद करती है, उनको रफा दफा करने में मदद करती है, वही पुलिस की प्रवृत्ति ब्रिटेन और अमेरिका में भी है। ब्रिटेन और अमेरिका में भी एवरेज 80% मामले पुलिस एकदम रफा दफा करके फर्श के नीचे खिसका देती है। तो कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है अभी? अब देखिए, ये जो घरेलू हिंसा है जिसमें कि भारत में वो सीधे दहेज हत्या के नाम से जानी जाती है, दहेज हत्या के अलावा भी दूसरी चीजों में हिस्सा है। मेरा मानना यह है कि ये जो दहेज हत्या है, ये दहेज हत्या की जरूरत या दहेज प्रथा की जरूरत इसलिए पड़ी कि आप इस टूटते हुए परिवार को बचाना चाहते थे, जिसमें कि ऑलरेडी पहले से हिंसाचार था, असमानता थी, द्वितीय दर्जे की तरह स्त्री को देखा जाता था। परिवार की हैसियत, परिवार का गौरवगान करके लगातार इस सच्चाई पर से ध्यान हटाने की कोशिश की गई कि भारत का जो परिवार है वो एकदम टूट रहा है, अंदर से सड़ चुका है। हमने कभी सोचा ही नहीं। हम करते क्या रहे? थेगड़ियां लगाते रहे, और सख्त कानून बनाओ और नया कानून बनाओ। अरे आप चाहे जितना सख्त कानून बनाएं, घरेलू हिंसा के खिलाफ में आप कितने भी कड़े कानून बनाएं, आप तय मान लीजिए इस परिवार को टूटने से नहीं बचा सकते। हमारे यहां जो अदालतें हैं, हमारे यहां जो नीचे पुलिस है, हमारे यहां जो नीचे समाज में लोग हैं, वो सारे लोग एक सदिच्छा के साथ लगे हुए हैं कि इस सड़े हुए परिवार के सिस्टम को किसी तरह बचाया जाए। वे इस परिवार को तोड़ के एक नए आधुनिक परिवार का निर्माण नहीं करना चाहते। आप जब तक इस परिवार के पुराने ढांचे को तोड़कर नष्ट नहीं करेंगे, परिवार में जो लोग हैं उनके साथ में अपने संबंधों को नए नजरिए से व्याख्यायित नहीं करेंगे। नया नजरिया कहां से आएगा? संविधान से। आप परिवार में संबंधों को व्याख्यायित करना चाहते हैं 500 साल 600 साल पुरानी रिवाजों से, संस्कारों से। हमारे परिवार की वास्तविकता यह है कि परिवार में व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं है। जब आप परिवार का हिस्सा हैं तो आपकी परिवार की पहचान है और परिवार की हैसियत है, और आपके लिए वही करना उचित है जो प्रतिष्ठा के अनुकूल है। परिवार के जो लोग कहें उसी को मानो, वो सही कहें या गलत कहें। हमारे यहां परिवार एक, जबकि परिवार अंदर से एकदम सड़ चुका है। क्योंकि हमने लगातार एक ऐसा ढांचा बनाया है, एक ऐसी मानसिक संरचना बनाई है जिसमें हम लगातार हिंसा में आनंद लेते रहे हैं, हिंसा को सपोर्ट करते रहे हैं।
मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं दूसरों की नहीं कह रहा हूं। मैं चूंकि यहां मथुरा में पैदा हुआ, चतुर्वेदी हूं, तो मेरे सामने ये संकट था जब मैं जेएनयू पढ़ने चला गया तो कि मेरी शादी कर दी जाए चतुर्वेदियों में, तो ऐसा ना हो कि मैं विजाती लड़की से शादी कर लूं। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था तो मैंने अपने पिता से कहा आप खोजिए, लड़की खोजिए। तो साहब बाकायदा लड़की खोजी गई, कुंडली मिलाई गई, कुंडली मिल गई। कुंडली मिल गई तो मेरे पिता ने कहा कि लड़की वाले उसके पिता आप तुमसे बात कर लो और तुम जो भी है निर्णय ले लो। तो मेरे पिता को उम्मीद थी कि मैं बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लूंगा, और ये उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया। अगर वो खुद निर्णय ले लेते तो बड़ी फजीहत होती। मेरी लड़की के पिता से मुलाकात हुई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं लड़की को जानता, लड़की पढ़ी लिखी थी, मेरा कोई वैसे परिचय मित्रता नहीं थी, जानता था लड़की पढ़ी लिखी थी, देखने में भी अच्छी थी, सब कुछ जो कि होता है एक अच्छा। लेकिन मैं अंदर से नहीं चाहता था कि मेरी शादी हो, क्योंकि मैं अभी जेएनयू में एमए ही कर रहा था। लेकिन मैं समझाऊं किसे? मैंने अपनी सुरक्षा के लिए एक रास्ता निकाला जो कि मैं मानता था सही रास्ता था, अभी भी मानता हूं सही रास्ता, मैंने उसका पालन भी किया। मैंने कहा अगर ये जिद कर ही रहे हैं शादी की, सब लोग कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं लड़की के पिता से कहा कि शादी के लिए मैं राजी हूं, हम लोग चलते हैं एक दिन, कोर्ट मैरिज करते हैं, तांगे में बैठ के चलते हैं, कोर्ट कागज दाखिल करते हैं, शादी हो जाएगी और लड़की एक ड्रेस में हमारे घर आ जाएगी बस। वो भड़क गया, वो व्यक्ति भड़क गया, पढ़ा लिखा आदमी भड़क गया, बोला कि कहीं ऐसे कहीं हुआ है, पढ़े लिखे लोगों के यहाँ ऐसे शादी होती है, कहीं कुछ कन्या कहीं दी जाती है, तुम पढ़े लिखे हो? मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा हूं, इसलिए मैं आपसे समझदारी की बात कर रहा हूं कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं और मैं सिर्फ कोर्ट मैरिज करूंगा। आपको बात पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो आप अपने घर खुशी, मैं अपने घर खुशी। और मैं ये कह के चला आया। मुझे मालूम था मेरी शादी नहीं होगी वहां, क्योंकि वो इसके लिए राजी नहीं होंगे कि बिना फेरे के शादी हो, क्योंकि वह उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ था। शिक्षित व्यक्ति, पोस्ट ग्रेजुएट, लड़की पोस्ट ग्रेजुएट, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरे पिता ने कहा कि तुमने ठीक कहा बेटा, एकदम ट्रेडिशनल किस्म के आदमी। मैंने कहा काहे को इल्लत में पड़ रहे हैं, सारे तामझाम करो, ये करो वो करो, शांति से शादी होगी, जाएंगे रिक्शा में बैठ के जाएंगे। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।